गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सीमाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत परिचर्चा कर सकते हैं। पहला, केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल ऐसी ही घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो मूर्त और दृश्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए परिवार की रचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, अपराध, निर्धनता, आय व्यय आदि का अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है। किंतु अनेक समस्याएं अमूर्त एवं अदृश्य भी होती हैं। उनके अध्ययन हेतु यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। लोगों के विचारों, भावों, दृष्टिकोणों एवं विश्वासों के बारे में सर्वेक्षण द्वारा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अध्ययन के लिए तो मनोवैज्ञानिक विधियों ही उपयुक्त हैं। सर्वेक्षण के द्वारा सामान्यतः संख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, गुणात्मक नहीं। दूसरा है अध्ययन का सीमित क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा इस सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं एवं समस्याओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। समस्याओं के व्यापक एवं बहुमुखी पक्षों के अध्ययन हेतु यह विधि अनुपयुक्त है। तीसरा है अधिक समय तथा धन की आवश्यकता। सर्वेक्षण विधि समय और धन की दृष्टि से एक खर्चीली प्रणाली है। सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। कई बार तो सर्वेक्षण कई वर्षों तक चलता है। निदर्शन निकालने, प्रश्नावली व अनुसूची तैयार करने, साक्षात्कार लेने आदि में काफ़ी समय लग जाता है। सर्वेक्षण कार्य में लगे लोगों को वेतन, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, प्रश्नावलियों के मुद्रण, कागज, फाइलों, टेप एवं कैमरा आदि पर बहुत अधिक धन का व्यय होता है, यानी धन अत्यधिक खर्च होता है। धन के अभाव में कई बार सर्वेक्षण बीच में बंद कर देना पड़ता है, यानी कि धन बहुत अत्यधिक खर्च होता है तो सर्वेक्षण कई बार बीच में ही बंद कर देना पड़ता है। और चौथा है एक अध्ययन दल की आवश्यकता। सर्वेक्षण जब बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए निदेशक, उपनिदेशक, अनुसंधान अधिकारी, लिपिक, प्रगणक एवं अध्ययनकर्ताओं आदि की आवश्यकता होती है। इन सभी को प्रशिक्षित करने एवं इनमें तालमेल स्थापित करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। यदि विभिन्न कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग ना हो एवं तनावपूर्ण संबंध हों तो सर्वेक्षण कार्य को धक्का लगता है। दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जुटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी दक्ष हो, अनुभवी हो और प्रशिक्षित हो, इनको भी जुटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अवनति की संभावना। सर्वेक्षण कार्य एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है। निदर्शन का चुनाव करने, प्रश्नावली का निर्माण करने, साक्षात्कार लेने आदि सभी में अध्ययनकर्ता के स्वयं के पूर्वाग्रहों के कारण पक्षपात आने की संभावना है। यानी निदर्शन भी करोगे आप, प्रश्नावली भी बनाओगे, साक्षात्कार भी करोगे, तो इसमें कहीं ना कहीं उसके पूर्वाग्रहों को वो समाहित कर देता है। कौन? अनुसंधान करता। छठा है सैद्धांतिकरण का अभाव। सामाजिक सर्वेक्षण
सामान्यतः सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं, अतः उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है। सर्वेक्षण का अधिकांशतः प्रयोग किसी विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने एवं स्पष्टीकरण करने के लिए ही उपयुक्त है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण के लिए नहीं। और सातवां है गहन अध्ययन असंभव। सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का गहन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल मोटी मोटी बातें या सतही सूचनाएं ही संकलित की जा सकती हैं। आठवां है कार्य प्रणाली में कठोरता। सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन प्रक्रिया एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रणाली है। इस प्रक्रिया का संचालन केवल बुद्धिमान, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के अनुरूप प्रश्नों व अनुसूची की भाषा एवं साक्षात्कार के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ता है, जिसकी स्वीकृति सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रहना पड़ता है। यानी क्या होता है, जो महत्वपूर्ण सूचना है उनसे ही वंचित रहना पड़ता है। संदिग्ध विश्वसनीयता। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता में कई बार संदेह व्यक्त किया जाता है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण है अथवा प्रश्न लंबे लंबे हैं, व्यक्तियों की भावनाओं को चोट करने वाले एवं उनसे संबंधित सूचना चाहने वाले हैं, तो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, पक्षपात, मत, मूल्यों एवं पूर्वाग्रहों का भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य संदेहपूर्ण होते हैं। और लास्ट है केवल तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन। अधिकांशतः सर्वेक्षण का प्रयोग तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए ही किया जाता है, दूरस्थ सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं। एक समय एवं स्थान पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समय एवं स्थान के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते, अतः उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। और इन सीमाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य और भी कमियां हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है तथा सैद्धांतिक उपयोगिता को भुला दी जाती है। और दूसरा है अध्ययनकर्ता के व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ परिश्रमी, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं। यानी कुछ तो कर्तव्यशील, निष्ठावान और ईमानदार होते हैं, तो कुछ आलसी, कार्य से जी चुराने वाले, पक्षपाती भी होते हैं, कम शिक्षित। इन सभी बातों का अध्ययन के निष्कर्षों पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। यानी इनसे क्या होता है, अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और बुरा भी प्रभाव पड़ता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ तो लगनशील व्यक्ति होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो कुछ आलसी, कार्य से जी भी चुराते हैं, पक्षपाती भी होते हैं।
एवं कम शिक्षित भी होते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन के निष्कर्षों पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। सर्वेक्षण यंत्रों के दोषपूर्ण चुनाव होने अथवा निदर्शन के चयन में पक्षपात आने पर भी सर्वेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।